So we'll go ahead with next question. Exam question number 13, practice problem number 13. For proton acceleration, a cyclotron is used in which magnetic field of 1.4 Weber per meter square, मतलब Tesla is applied. Find the time period for reversing the electric field between the two Ds. अभी ये question है तो easy, but to answer this question you need to remember how does a cyclotron work. अगर आपको याद होगा साइक्लोट्रॉन में दो डी शेप के हॉलो मेटल बॉक्सेस होते हैं. इन दोनों हॉलो मेटल बॉक्सेस के बीच में एक गैप होता है. उस गैप के सेंटर पे आप रखते हो सोर्स ऑफ चार्जेस. यहाँ पे चार्ज है आपका प्रोटॉन एंड देन ऑफ कोर्स प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है. तो जैसे ही प्रोटॉन इमिट हुआ इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट डी जो उस इंस्टेंट में नेगेटिव है. तो इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दैट, ऐसा. और जैसे ही ये इस डी से बाहर आया तो सामने वाला डी, इसका पोलैरिटी चेंज होना चाहिए. मतलब ये पहले नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था. जैसे ही ये प्रोटॉन बाहर आया तो अब सामने वाला डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और ये वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. तो अगर आपको याद होगा हमने टाइम पीरियड निकाला था फॉर हाफ सर्कल, सेमी सर्कल. मैंने बोला भी था आपको कि काम में आएगा आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? Do you remember the formula of time taken to complete half circle? Pi m by qb. और फ्रीक्वेंसी था qb by pi m. ठीक है, गुड. तो आपको बेसिकली आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू विच इज 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज टेस्ला ऑफ कोर्स. ये दिया हुआ है आपको मैग्नेटिक फील्ड और आपको पूछा है व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ सर्कल. ये फाइंड करना है. और अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, दिस इज पाई एम बाई क्यू बी, पाई एम बाई क्यू बी. तो फिर आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ये प्रोटॉन बोला है और मास ऑफ प्रोटॉन भी पता होना चाहिए. इट इज 1.67 × 10⁻⁻, हाउ मच, -27 kg. So ये सारे के सारे पैरामीटर्स you should know, and if you know you can solve this question. So you have t equals to pi m by qb. pi की वैल्यू 3.14, m is 1.67 × 10⁻⁻27. गुड. Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और B की वैल्यू 1.4 है. गुड गुड गुड. अप्रॉक्सीमेटली 1.6 कैंसिल हो गया. 10⁻⁻27 और -19, -8, 10⁻⁸, 10⁻⁸, 3.14 upon 1.4. How much is 3.14 upon 1.4? roughly approximately 2 point something. तो आंसर देखो क्या दिया हुआ है, 2.2, 10⁻⁻8. तो 2.2 × 10⁻⁸ सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी तुमको जेईई नीट में आते हैं एंड यू टेक दिस क्वेश्चन सो लीनियंटली. अब देखोगे आगे आएगा 19 तो 20 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो इट्स टू गुड क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, a moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having 50 turns and dimensions 5 cm by 3 cm. dimensions दिए हुए तो एरिया मिल जाएगा 15 cm square. The radial magnetic field in which the coil is suspended is of 0.05 Weber per meter square. The torsional constant small c of the spring is 1.5 × 10⁻⁹ Newton meter per degree. ये वर्ड अगर मिस किया तो आंसर लग जाएगा. अगर न्यूटन मीटर पर रेडियन बोला होगा तो एंगल रेडियन में लेना पड़ता है. इधर डिग्री बोला तो एंगल डिग्री में लेना पड़ता है. Obtain the current required to be passed through the galvanometer so as to produce a deflection of 30 degree. Good. तो अभी सबसे पहले what is given to you. तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं. आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्न्स. हमने नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं,
50. Then you can find out area. Area is 5 centimeter by 3 centimeter, which is basically 15 centimeter square. 1 centimeter is 10 raised to minus 2 meter, so 15 centimeter square becomes 15 into 10 raised to minus 4 meter square. तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ऑफ बी इज गिवन टू यू 0.05 मतलब 5 into 10 raised to minus 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज टेस्ला. गुड गुड. एंड देन ऑफ कोर्स आपको टॉर्शनल कांस्टेंट सी दिया हुआ है. सी दिया हुआ है 1.5 into 10 raised to minus 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री. एंड देन आपको लास्टली आपको दिया हुआ है व्हाट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री और आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट. तो आपको याद होना चाहिए in a galvanometer, if you remember, current is C upon N B A theta. था ना, ऐसा इक्वेशन डिराइव किया था हम लोगों ने. तो ये इक्वेशन अगर पता है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सिंपल just put values and remember as I told you ये पर डिग्री है तो डिग्री चाहिए, तो डिग्री कैंसिल होता है. गुड. C की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5 into 10 raised to minus 9, थीटा की वैल्यू 30 है अपॉन n is 50 into b की वैल्यू 1.5 था ना, b का वैल्यू फील्ड 5 था. 5 इट इज 5 into 10 raised to minus 2 5 into 10 raised to minus 2 और a था 15 into 10 raised to minus 4. सिंपल है, कैलकुलेशंस आर टू सिंपल. ये जीरो कैंसिल कर देता हूँ, ये 1 जा और ये 10 जा हो गया. Okay, good. So what you have is 10 raised to minus 9 ऊपर, नीचे 10 raised to minus 6 और 10 raised to minus 5, ऊपर minus 9 नीचे minus 5, तो कितना बचा minus 4. 10 raised to minus 4 10 raised to minus 4 और नीचे 25 भी है, तो 25 नीचे हो तो 100 से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. 3/25 एक काम करो, अगर 25 है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. कर लिया. 1 and 4 था, 4 into 3 is 12 into 10 raised to minus 6 is the amount of current. क्या दिया आंसर? 1.2 10 raised to minus 5, एक ही बात है ना, 10 raised to minus 5 तो 1.2 into 10 raised to minus 5 ampere, 12 microampere. Done. Next question number 15. A solenoid of length pi meter and 5 centimeter in diameter has winding of 1000 turns and carries a current of 5 ampere. Calculate the magnetic field at the center along the axis. तो आपको पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, लेट्स आइडेंटिफाई. So what they are telling you is a solenoid of length pi meter, diameter 5 centimeter है तो रेडियस 2.5 हो जाएगा. So 2.5 centimeter is radius. 2.5 into 10 raised to minus 2 meter is the radius. Has a winding of 1000 turns, तो total number of turns on the solenoid is 1000 और उसमें करंट है 5 एम्पियर का. Calculate the magnetic field along the axis. So you are supposed to find out magnetic field near the axis B. Do you remember what was the formula for magnetic field along the axis of solenoid? Mu0 Ni, small n. So you had this formula. We have derived this formula of field along the axis. ये था mu0 Ni, small n, और small n corresponds to number of turns per unit length. तो ये बन गया आपका फॉर्मूला. एंड देन यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट फील्ड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mu0? 4.10 raised to minus 7 और टर्न्स इज 1000. लेंथ कितना दिया हुआ है? पाई. और करंट कितना है? 5 एम्पियर. वैसे रेडियस की जरूरत है नहीं हमको, वी डोंट नीड रेडियस हियर. पक्का ना? यू डोंट नीड रेडियस. तो ये पाई और ये पाई हो गया कैंसल. 4 5 20 into 10 raised to minus 4
मतलब 2 × 10⁻³ मतलब 2 मिली टेस्ला। क्या दिया आंसर? 2 × 10⁻³। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। A toroid of narrow radius of 10 centimeter has 1000 turns of wire for a magnetic field of 510⁻² Tesla along its axis. How much current is required to be passed through the wire? ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। तो आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? आपको रेडियस बताया है टोरॉइड का। हाउ मच इज रेडियस? 10 सेंटीमीटर which is 10⁻⁻1 meter, 10 into 10⁻², 10⁻1 has a 1000 टर्न्स दिए हुए हैं आपको, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दी है 510⁻² टेस्ला, एंड दे आर आस्किंग यू हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आय पूछा है आपको, और आपको पता ही है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। μ0 n/2πr इंटू पाई। टोरॉइड का और सोनोइड का फॉर्मूला सेम ही होता है, सिर्फ टोरॉइड के केस में जो लेंथ होता है वो 2πr होता है। गुड। तो यू हैव b इक्वल टू μ0। μ0 इज 4.10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 अपॉन 2πr। 2π रेडियस कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻1। करंट कितना है? करंट पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, करंट पूछा है, तो b की वैल्यू आपको दी हुई है। गिवन वैल्यू ऑफ b is 5 × 10⁻²। सिंपल क्वेश्चन है। बताओ कैलकुलेशन 1 था 2 था। यस 10⁻⁻4 और -1 तो 10⁻⁻3 -3 और ये -2 तो इधर -1 बचेगा, -1 बचेगा और ये डिवाइड होगा। तो ये 5/2 इंटू ये 10⁻1 था, यहाँ पे 10⁻1 था, तो वो भी यहाँ पे आके 10⁻1 ऐसा हो गया इक्वल्स टू I। तो यू हैव इन टोटल इट इज सिंपल 25। तो 25 एम्पियर का करंट है। 25 का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। In a cyclotron, protons are to be accelerated. Radius of the Ds is 60 centimeter and its oscillator frequency is 10 megahertz. What will be the kinetic energy of the proton thus accelerated? Okay, good question. तो जो आपके पास दो Ds थे, उनका जो रेडियस है, रेडियस मतलब एग्जिट के टाइम पे जो रेडियस होगा वो, because when the protons go out they have the maximum radius and that radius is equals to radius of the D। याद रखना ये। तो what is radius of D? 60 centimeter, 0.6 मीटर, that is the radius। आपको पूछा जो ऑसिलेटर तुम यूज कर रहे हो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, तुम फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट कर दो, एफ से डिनोट कर दो, डजंट मैटर, इट इज 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज 10 × 10⁶ हर्ट्ज मतलब 10⁻7 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। आपको पूछा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन thus accelerated। हाउ डू यू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन? हाफ mv²। v दिया है क्या तुमको? यस, q² b² r², q² b² r² अपॉन 2m। q तो पता लग जाएगा, q तो मिल जाएगा तुमको, दैट इज प्रोटॉन, राइट। m भी पता है क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। r दिया है, गुड। व्हाट इज नॉट गिवन टू यू? b। हाउ अबाउट मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड के बाद सॉल्व ही नहीं होगा वो क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा तुमको? QB/2π, QB/2π कि QB/2m पाई?
2m की सिर्फ पाई एन। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अभी आप बोल रहे हो ना, तो पहले उससे सॉल्व करके देखते हैं। तो यू कैन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग ऑफ कोर्स क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। अभी बी पता नहीं, तो आपने बोला फ्रिक्वेंसी दिया है, फ्रिक्वेंसी आपने बोला कि क्यू बी बाई टू, टू बोल दिया आपने, टू, ठीक है, टू बोल दिया। तो देखते हैं अभी यहाँ से तुमको बी मिल जाएगा। व्हाट इज बी? 2 पाई एन इंटू एन अपॉन क्यू। देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, नहीं तो फिर वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी हमको। यू आर सपोज टू चेंज वैल्यूज इफ यू डोंट गेट राइट आंसर। तो पहले आपको फाइंड करना चाहिए बी। बी इज 2 पाई एम, एम इज मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 raised to minus 27 into n, n is 10 raised to plus 7 upon q, q is 1.6 into 10 raised to minus 19। वेरी गुड, ये तो हो गया कैंसल कैंसल, ओके ओके। 10 रेज टू माइनस 20 बचा ऊपर नीचे, माइनस 19 तो 10 रेज टू माइनस 1, ये 6.28 होता है। कितना होता है? 6.28। तो 6.28 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 टेस्ला, मतलब 0.628। तो उसको वैसे ही रखो फिलहाल, देखते हैं बात का बाद में। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको फाइंड करना था काइनेटिक एनर्जी विच इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। मैं इसको फिलहाल फिलहाल आई वुड प्रिफर आर। व्हाट इज आर? आर दिया है ना आपको 0.6 मीटर, एम दिया है 1.6, ठीक है, गुड। व्हाट इज क्यू? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 का स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू कितनी आई अपनी? 6.28 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर 0.6 square upon 2 times of mass of proton 1.67 into 10 raised to minus 27। तो अभी सबसे पहला काम 10 के पावर का एडजस्टमेंट कर लेना। look at the power of 10, minus 38 minus 2, minus 38 minus 2 मतलब minus 40, minus 40। और अगर इसका भी पॉइंट हटाता हूँ मैं, तो 10 raised to minus 2 और आएगा minus 42। 0.6 का पॉइंट हटा दिया तो माइनस 42। नीचे कितना है? माइनस 27। ऊपर गया माइनस 42 और माइनस 27, माइनस 42 और माइनस 27 कितना हो गया? माइनस 15। आंसर जूल में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है? आंसर किसमें दिया हुआ है हमको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। यस, ये तो जूल में आएगा। मैं बिफोर आई डू फर्दर कैलकुलेशंस क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि सही जा रहा है कि नहीं, बिफोर वी डू फर्दर कैलकुलेशन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करते हो? डिवाइड बाय चार्ज, डिवाइड बाय चार्ज, डिवाइड बाय चार्ज। तो तुम एक काम कर सकते थे, कैलकुलेशंस कम करने के लिए कर सकते थे, क्योंकि आंसर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है? जूल के लिए। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन? ई, तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट स्क्वायर अपॉन 2m। आपको याद है क्या करते हैं? डिवाइड बाय क्या करते हैं? ई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय ई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to minus 19 joule। 1 joule is 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 upon e होता है जूल से ईवी में जाने के लिए। जूल से ईवी में जाना है तो ई से डिवाइड करो, कर दिया डिवाइड। तो इससे तुम्हारा फायदा ये होता है कि एक तो पावर गया, ऊपर से 1.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, और बी की वैल्यू थी 0.628 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 का स्क्वायर, और वो था 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर। डिवाइड कर रहे हो तुम 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन से 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 से, तो एक 1.6 एक 1.6 और भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। 10 रेज टू माइनस 19 माइनस 2 मतलब माइनस 21,
और इसका स्क्वायर करोगे तो और माइनस 2 आएगा, -23, नीचे -27, तो 10⁻⁴ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया आंसर। हाँ, मेगा, ठीक है, 10⁻⁶ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। इसका स्क्वायर देखते हैं, लेकिन 0.6 का तो मैंने पॉइंट पहले से ही हटा दिया, 10⁻⁻⁻ करके कैंसिल कर दिया ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। पॉइंट मैं पहले से निकाल चुका हूँ, इसका इसका पॉइंट हटा दिया, इसका बाकी था। 6.28 को फिलहाल 6.3 मान लो, और 6.3 का स्क्वायर 39.69, ठीक है, 39.69 डिवाइड बाय 2, बराबर। गुड 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 गुड। तो आ जाएगा आपका 1 और 18 का, इसको 40 मान लो, 40 का 0 इसको दे दो, 10⁵, 18 4 जा 72, 72, तो तुम्हारा आंसर 7.2 MeV के आसपास होना चाहिए, 7.5, तो 7.5 MeV आता है पूरा सॉल्व करके, एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो 7.5 MeV आएगा आपका, 7.5 to 10⁶ eV, 7.5 MeV। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, इस टाइप के। वायर लूप ऑफ द फॉर्म शोन इन फिगर कैरीज अ करंट I, तो एक वायर का लूप है विच इज नॉट रियली कंप्लीट सर्कल, it carries a current I. Obtain the magnitude and direction of the magnetic field at point P. तो P पॉइंट से सेंटर, यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। गुड। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग डायरेक्शन वर्कआउट कर लेते हैं, और मैं इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। आई विल से इसको कुछ नाम भी दे देते हैं। आई विल कॉल दिस एज A point, let us say this is B point, this is D point, and I'll put a point C over here. तो मैं इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, एक है ACB आर्क और एक है ये ADB स्ट्रेट लाइन। तो ये सेक्शन नंबर 1 हो गया आपका। सो दिस इज लाइक सेक्शन नंबर 1, दिस इज सेक्शन नंबर 2। तो आपको टोटल फील्ड पूछा है, तो टोटल फील्ड इज ड्यू टू सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आई डिड नॉट से प्लस की माइनस को बाद में देखेंगे। चलो पहले वो देख लेते हैं, प्लस की माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तुमको पता होगा राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन द वायर, पहले मैं स्ट्रेट वायर की बात कर रहा हूँ। इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विद थंब आउटसाइड, फिंगर्स कर्ल्ड। करंट जा रहा है along the direction of thumb, तो करंट इज हियर, तो फिंगर्स एट पॉइंट P आर गोइंग इनसाइड। तो जो पहला मैग्नेटिक फील्ड है ना B1, उसका जो फील्ड है वो क्रॉस फील्ड है, गोइंग इनसाइड, गोइंग इनसाइड। एंड फॉर द अदर पार्ट के लिए उल्टा है। इफ द कर्ल्ड फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब तक तुम बोलते थे थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल्ड फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी उल्टा है, अभी कर्ल्ड फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब मैग्नेटिक फील्ड। तो because of the clockwise current, the thumb is pointing inside, तो सेकेंड जो पार्ट है उसका भी इनसाइड है, तो इट इज ऑल्सो क्रॉस फील्ड इनसाइड। इसका मतलब जो टोटल फील्ड आएगा एडिशन, तो टोटल फील्ड इज B1 प्लस B2, इक्वेशन नंबर 1। अब योर टास्क इज जस्ट टू फाइंड आउट B1 एंड B2। अब B1 B2 कैसे निकालोगे? ये 90 दिया है, 270 बाहर लिखा है, ये बोलना चाह रहे थे कि ये 270 है। वैसे नहीं भी बोला होता तो क्या फर्क पड़ता, टोटल एंगल इज 360, उसमें से 90 का तो 270 बचा ना, ये 3π/2। तो आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। तो जो पार्ट नंबर 1 है वो तो आर्क है, याद है क्या, μ0/4π θ/रेडियस। अब रेडियस को कैपिटल R बोला है, रेडियस। तो पहले पार्ट में कितना एंगल सबटेंड किया, 270, दैट इज 3π/2। ओके गुड, पाई कैंसिल हो गया,
तो यू हैव दिस हैज ऑफ कोर्स। अच्छा पाई पाई कैंसिल मत करो, बताता हूँ क्यों नहीं करना है, बताता हूँ। डू नॉट कैंसिल इट आउट, कीप इट ऐसे ही रखो फिलहाल, बात का देखते हैं। कीप इट लाइक दैट। इक्वेशन नंबर 2 B2। अब मैंने क्यों नहीं कैंसिल किया, क्योंकि दूसरा स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में नीचे पाई आता है, और वो तो कैंसिल नहीं होने वाला ना, क्योंकि ऊपर पाई नहीं आता है वहाँ पे, तो वो तुमको कॉमन निकालना पड़ेगा म्यू 0/4 पाई, तो कैंसिल मत करो। स्ट्रेट वायर, अब स्ट्रेट वायर का ए डिस्टेंस पे, स्मॉल ए डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है, म्यू 0/4 पाई 2 I/A, म्यू 0/4 पाई 2 I/A। तो एक काम करो, पहली बात, स्ट्रेट वायर का जब फील्ड निकालते हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना पड़ता है। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी से डी, इसको बोलते हो ए। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होता है म्यू 0/4 पाई 2 I/A। अब तुमको फाइंड करना पड़ेगा ए। हाउ डू यू फाइंड आउट ए? इफ यू सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और दिस वन डजंट मैटर रियली, एनी ऑफ दिस, तो उसमें से एक साइड तो तुमको पता ही है आर। नाउ इफ यू नो दिस, काम हो गया, क्योंकि फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, तो तुमको अगर डिस्टेंस पी डी चाहिए तो तुम बोल सकते हो फ्रॉम फिगर यू कैन से ऑफ कोर्स पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर, पी ए इज आर, तो पी ए इज आर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अभी ए डी कैसे फाइंड करो? हाउ डू यू फाइंड आउट ए डी? हाउ डू यू फाइंड आउट ए डी? ये टोटल 90 है कि नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, तो ये कितना हो गया 45। तुमको उसका अपोजिट फाइंड करना है, 45 का अपोजिट मतलब साइन यूज करना पड़ेगा, 45 का अपोजिट, हाँ, तो साइन यूज करना पड़ेगा। तो फ्रॉम फिगर यू कैन से साइन 45 इज अपोजिट साइड, विच इज अपोजिट साइड एडी, मतलब डी ए एडी जो भी बोलोगे वो एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज पी ए, पी ए। व्हाट इज साइन 45 1/√2 एडी, व्हाट इज पी ए आर, तो व्हाट इज एडी r/√2, तो आ गया r/√2। तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया r/√2। तो अभी तुमको यहाँ से मिल जाएगा पी डी, क्योंकि तुमको चाहिए था डी पी स्क्वायर, और वो जो डी पी स्क्वायर है, डी पी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। गुड, therefore dp square equals to pa was r, तो r square minus ad is r/√2 उसका स्क्वायर, r square by 2, तो this is r square by 2। तो therefore dp is r/√2, और dp को तुमने बोला हुआ है a। therefore magnetic field due to section number 2 was a long straight wire, mu 0/4 pi 2 I/A, a is r/√2, √2 ऊपर गया, तो mu 0/4 pi 2√2 I/R। ये मिल गया सेकेंड सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 to 3 मतलब इक्वेशन नंबर 2 और 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। So therefore, by substituting equation number 2 and 3 in equation number 1, so therefore from equation number 1, 2 and 3, total field B total is B1 plus B2। B1 कितना फाइंड किया तुमने, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई I/R 3 पाई बाई 2 प्लस, क्योंकि डायरेक्शन सेम था तो प्लस ही आएगा, लिखा भी है प्लस। व्हाट इज B2 कितना है, म्यू 0/4 पाई 2√2 I/R 2√2 I/R। क्या क्या कॉमन निकाल लो, व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज गोइंग कॉमन फ्रॉम हियर, म्यू 0/4 पाई I/R, दिस इज कॉमन। क्या बचेगा अंदर, 3 पाई बाई 2 और प्लस 2√2। देखो आंसर, म्यू 0/4 पाई I/R 3 पाई बाई 2 प्लस 2√2।
हाँ, B2 की वैल्यू क्या है? √2। एक मिनट, B2 करेक्ट है। ए ए ए करेक्ट है क्योंकि एडी करेक्ट है, एडी तो करेक्ट है। ए करेक्ट है क्या? व्हाट इज डीपी स्क्वायर? इट इज आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बाई टू, बेसिकली आर स्क्वायर बाई टू करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो आर बाई, तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, तो दिस इज करेक्ट। मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, टू आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक ये आना चाहिए। गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Two long parallel wires going into the plane of paper are separated by a distance r and carry a current I. Carry a current I, each in the same direction. So that the magnitude of the magnetic field at a point P equidistant from the wires and subtending angle theta from the plane containing the wires is mu 0 by pi I by r sine 2 theta. What is the direction of the magnetic field? What is the direction of the magnetic field? Good question. पहले तो क्वेश्चन समझने के लिए ही तुमको टाइम लग जाएगा, तो क्वेश्चन जब नहीं समझ में आया तो पार्ट बाय पार्ट रीड करो। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसा अंदर की तरफ जा रहे हैं वायर्स। तो एक काम करेंगे, वायर्स को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यू हैव वन ऑफ दीज वायर्स, दिस एंड द अदर वन, एंड द अदर वन, दोनों आर डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, ऐसा है। तो जो वायर है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस लगा देता हूँ, क्रॉस, वही इनसाइड। अब वायर अंदर जा रहा है, करंट में अंदर ले लो, वही इनसाइड, करंट इज गोइंग इनसाइड। ऐसा बोला भी उन्होंने। और दोनों का डिस्टेंस कितना है वायर्स का? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, दिस इज आर, एंड कैरी अ करंट आई ईच इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। मतलब जो करंट I1 है और जो I2 है, दोनों का वैल्यू सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो बोथ आर गोइंग इनसाइड या फिर आउटसाइड। मैं इनसाइड ही रखता हूँ, आई टेक इट टू बी इनसाइड। कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन डजंट मैटर रियली। Show that the magnitude of magnetic field at a point P equidistant from the wire and subtending angle theta from the plane containing, imagine this is a plane containing the wire। क्योंकि अभी थोड़ा सा तुमको ओरिएंटेशन इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। यू हैव टू इमेजिन द ओरिएंटेशंस हियर। गिव मी अ पेन एंड द अदर वन आल्सो, थैंक यू। तो ये थोड़ा सा अच्छे से देखो। अब ये जो दो पेन है, these are two wires going inside, they are in this plane, in this plane, इस प्लेन में है वो। तो जो एंगल है वो इस प्लेन से बन रहा है, किसका? जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है उसका। और फील्ड फाइंड करना है एट अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट ना, एक काम करेंगे, मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये प्लेन को हटा देता हूँ। अब ऐसा इमेजिन कर लेता हूँ कि यहाँ से इधर समवेयर ओवर हियर एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था। मतलब वायर 1 और वायर 2, वायर 1 से पॉइंट का डिस्टेंस और वायर 2 से पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि इक्विडिस्टेंस पॉइंट बोला है। ओके, तो दे आर टेलिंग यू शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P इक्विडिस्टेंट, ये P पॉइंट है। इधर A नाम देते हैं, इसको B दे देना। और ये एंगल कितना बना पता है? थीटा। दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि एंगल थीटा इज विद द प्लेन। वो पॉइंट P पॉइंट का इस प्लेन के साथ एंगल कितना है? थीटा है, ऐसा बोला है। गुड गुड। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड शो करना है, चलो वो तो हम फाइंड कर लेंगे। स्टेप नंबर 1, check the direction of magnetic field at point P due to both the wires with right hand thumb rule।
वायर अंदर जा रहा है, करंट भी अंदर जा रहा है, तो पी पॉइंट पे यू हैव टू अंडरस्टैंड, पी पॉइंट पे द फील्ड विल बी 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है ना फील्ड, नहीं आता है, वायर सर्वर लॉ भूल गए, डी एल बार क्रॉस आर बार। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड, ये आर बार है, आर बार, ये मैग्नेटिक फील्ड ना हमेशा आर को परपेंडिकुलर होता है। मैं एक काम करूंगा, जस्ट नॉट टू हैव एनी कंफ्यूजन, इसके लिए ना जो पहले वायर का फील्ड है उसके लिए मैं कलर्स अलग यूज कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू हैव एनी कंफ्यूजन विद दैट। तो ऐसा हो गया, ये आर डिस्टेंस था। तो पहले वायर में जो करंट पास होगा उसका फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, रिमेंबर। तो ये हो गया तुम्हारा B1 का डायरेक्शन। सिमिलरली जो सेकंड वायर है उसका फील्ड उसी पॉइंट पे, सेकंड वायर मतलब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन इसको परपेंडिकुलर होगा, तो यू विल हैव B2 ओवर हियर 90 डिग्री, दिस इज B2, ये हो गया B2। गुड। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू शुड डू इज, सबसे पहले व्हाट यू मस्ट डू इन दिस केस इज ड्रॉ अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, और इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। नाउ रिमेंबर 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 ये थीटा एंगल है, तो ये टोटल एंगल थीटा है, अल्टरनेट, राइट, गुड। मैं इधर इधर जो एंगल बना मैं इसको फाई बोल रहा हूँ, फाई। अगर ये फाई है तो ये भी कौन है, फाई है, पक्का, श्योर, यस नो यस, इधर गलती की तो गए काम से। फाई है कि 90 माइनस फाइव, if you make a mistake here, bet। चलो उसका देखते हैं, पहले B1 के कंपोनेंट्स करते हैं, B1 के कंपोनेंट्स करते हैं, B1 के कंपोनेंट्स, ये B1 का कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, तो हो जाएगा तुम्हारा B1 कॉस फाई, और ये कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कौन सा, साइन, तो ये हो जाएगा, अच्छा B2 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 क्यों, B1 ही बराबर तो कर रहा हूँ, B1 ही है, B1 ही है, इट इज B1 sin phi, दिस इज B1 sin phi। अब B2 के कंपोनेंट्स, B2 का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, इधर आएगा यहाँ पे, और एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, ओके, तो वन कंपोनेंट विल बी हियर, अदर विल बी हियर। अगर आपने एंगल गलत लिख दिए गए तो ट्रिक पता क्या है, ट्रिक बताता हूँ तुमको, अगर एंगल नहीं समझ में आ रहा है ना कोई बात नहीं, तो फाइव बोलो, क्यों, अगर इसको फाइव बोलता हूँ मैं तो ये कंपोनेंट कौन सा है, B1 cos फाइव, ये कौन सा है, हाँ B2 cos फाइव, ये कौन है, B2 sin फाइव। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, कैंसल, क्या होना चाहिए, कैंसल, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होने ही चाहिए आपके, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होने के लिए एंगल सेम होता है, और सेम बनता ही है एंगल, तो वो एंगल सेम बनेगा, गुड, बराबर, डन। तो ये तो हो गया, तो ऑफ कोर्स वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट। अभी फिर भी कंफ्यूजन रहे ना आपको, एक काम करना, ये पूरे को 2 फाइव बोल देना, ये एंगल बाइसेक्टर बन गया, 5 5 हो गया, अभी ठीक, पूरे को 2 फाइव हो गया। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल आउट। अब बोलोगे कैंसिल क्यों हो गए, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो अंदर जा रहे हैं, डिपेंड ऑन व्हाट, न्यू 0/4/2 I बाई डिस्टेंस, मतलब I और R पर डिपेंड करता है, दोनों का I सेम था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, AP और PB डिस्टेंस सेम होगा ना, होगा, मतलब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, एक का डायरेक्शन यहाँ है, एक का वहाँ है, तो B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर तुमको चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, क्यों कैंसिल आउट हुआ बताता हूँ, पहले आप लिख दो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट डाउन व्हाट इज B1 एंड B2। व्हाट इज B1,
B1 एंड B2 का मैग्नीट्यूड इज म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय स्मॉल आर, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्टेंस स्मॉल आर था। तुम्हारा वायर इधर है, तुम फील्ड वहां फाइंड कर रहे हो, तो फील्ड जहां फाइंड कर रहे हो और वायर जहां पे डिस्टेंस लेते हो आर, तो वो आर है। कैपिटल आर मत लिख देना, कैपिटल आर इज दिस डिस्टेंस। पक्का पक्का श्योर। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, vertical components cancel out because they are equal, since they are equal and opposite, they are equal and opposite, and of course acting at the same point. तो नेट फील्ड क्या आएगा? What will be the net field? Therefore net field, what will be net field? दोनों का एडिशन ना, b1 cos phi प्लस b2 cos phi, लेकिन b1 और b2 तो सेम है, तो b1 cos phi plus b1 cos phi, because since magnitude wise both are equal, since b1 is equal to b2 magnitude wise, so you have net field as 2b1 cos phi. Very good, good 2b1, लेकिन b1 की वैल्यू क्या थी? म्यू 0 पाई 4 पाई 2 आई बाय स्मॉल आर, करेक्ट है, cos phi। यहाँ तक आ गए। हमको आंसर दिया है कैपिटल आर के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में। मतलब अभी हमारा काम सिर्फ इतना बचा कि हमको स्मॉल आर को लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर और फाई को लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। वो भी करेंगे, डोंट वरी, विल डू दैट, कोई इशू नहीं है। ये टोटल डिस्टेंस आर है, तो ये कितना है? आर बाई 2। तो कितना है? आर बाई 2। वेरी गुड। हाउ डू यू राइट डाउन स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ दिस? बताता हूँ, वो बताता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस आ रहे हैं, याद रखना, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है क्या? बनता है ना? बनता है, गुड। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस? विच साइड बाय विच साइड? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो फ्रॉम फिगर इफ यू सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ओके, तो फ्रॉम डायग्राम, therefore from figure what you can see is that cos of theta is adjacent side. Adjacent side is not r, it is r by 2, क्योंकि मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, दिस ट्रायंगल, गुड, अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज स्मॉल आर। तो व्हाट इज स्मॉल आर? r अपॉन 2 cos theta, equation number 2। therefore from 1 and 2, from equation number 1 and 2 what you have is, ये था तुम्हारे पास बी नेट इक्वल्स टू 2 म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई स्मॉल आर इज आर अपॉन 2 cos थीटा अपॉन ये आ गया cos ऑफ फाई था ना ये? यस, cos फाई था। गुड। इधर 4 दिख रहा है क्या तुमको? नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा कैंसर, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऐसे हर एक बार तुमको वेरीफाई करते रहना पड़ेगा स्टेप्स, यू हैव टू वेरीफाई। ये गया ऊपर cos थीटा, ये हो गया cos फाई, है ना? और ये 2 भी साथ में था इसके, वेरी गुड, हो गया काम, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा इज sin ऑफ 2 थीटा, बराबर। मतलब जो फाई है वो 90 माइनस थीटा है, क्योंकि साइन बनाना है ना तुमको, एक cos तो है, एक साइन चाहिए, तब जाके sin 2 थीटा होगा। क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था इधर sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, उसमें से 2 cos थीटा तुम्हारे पास है क्या? नहीं है, sin। तो फाई की वैल्यू जब 90 माइनस थीटा होगी तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, और वो है भी, चेक कर लो। लुक, मैंने इसलिए पहले से ही तुमको बोल दिया था कि ये थीटा है, तो ये थीटा है, तुमने बोला हाँ है ना? बराबर, करेक्ट, गुड। तो व्हाट इज फाई? 90 माइनस थीटा, कैसे 90 माइनस थीटा है? करेक्ट है, मुझे बताओ कैसे। It is 90 minus theta. You have to tell me how. हाँ, वो तो फाई आएगा, सही है, वो तो फाई आएगा। What about this? You are telling me this is phi, okay. How about this? What is this angle in terms of theta? What is sum of all the angles of triangle? 180. मतलब theta plus 180 is this angle, let us say x.
बराबर, करेक्ट, यस, नो, यस, यस, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस एक्स इज 180, व्हाट इज एक्स, 180 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 2 थीटा, और ये पूरा एंगल 180 है, कितना है 180, तो फ्रॉम फिगर व्हाट यू कैन से इज, again from diagram, from figure you can say, from figure you can say, first of all you can say that theta plus some angle जिसको मैंने x बोला था equal to 180, this was x angle for you, right, so therefore x is 180 minus 2 theta, and then of course from figure again you can say, and you can say total angle 180 is phi plus x, तो 180 equals to 2 phi plus x, तो 180 equals to 2 phi plus x, but x is what 180 minus 2 theta, बराबर, हाँ कि ना, गलती तो होने वाली है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, that is the problem here, if you make a mistake at one place वो propagate होगा, अगर तुमने एक गलती कर दी गए, ये पूरा एंगल फाई है, तुमने बोला, फिर बोल रहा नहीं है, it is extremely simple thing, you have to just work out simple geometry, it's too simple, तो फिर वो थोड़ा सा एक्सरसाइज आपके लिए रखना पड़ेगा मेरे को, यू हैव टू वर्क इट आउट, इट इज़ टू सिंपल, तो उतना सिर्फ देखो कि 590 में थीटा आता है, और कैसे आता है वर्कआउट करो जरा, तो देयरफॉर यू हैव बी नेट इक्वल्स टू, पर उतना कर लेना, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट रियली, उतना कर लेना, म्यू 0 आई बाय पाई आर 2 cos थीटा, 2 cos theta, cos of 90 minus theta, so you have this equals to mu 0 by pi r, mu 0 by pi r इधर I 2 cos theta sin theta, 2 cos theta sin theta, so this is equals to mu 0 by pi r I sin 2 theta, यही तुमको शो करना था, और डायरेक्शन में पूछा था, डायरेक्शन इज टू द राइट, आई कैप, तो आपको डायरेक्शन के साथ लिखना है तो अगर आई कैप लिख दो, क्योंकि वो इफ यू लुक रिजल्टेंट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो बी नेट इज म्यू 0 आई बाय पाई आर sin 2 theta आई कैप. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Figure shows a cylindrical wire of diameter A. अब डायग्राम भी नहीं है यहाँ पे, डायग्राम में मिसिंग है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, गिव द टेक्स्ट बुक, ए आर, ठीक है, तो फिगर शोज अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर ए, तो ऐसा एक सिलेंड्रिकल वायर दिया है आपको, दिस इज द वायर दैट इज गिवन टू यू ऑफ डायमीटर रेडियस, डायमीटर ए, ठीक है, डायमीटर ए, गुड, देन इसका डायमीटर ए बोला है, डायमीटर बोला, रेडियस दिखाया है कि डायमीटर दिखाया है, डायमीटर से तो डायमीटर है ए, carrying a current I, the current density which is in the direction of the central axis of the wire varies linearly with radial distance r from the axis according to the relation J equals to J naught r by A. Obtain the magnetic field B inside the wire at a distance r from its center. तो ये axis है, this is axis of the wire,
अब आपको पहले क्वेश्चन में बोला गया वो समझ लो अच्छे से। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका डायमीटर a है, इसमें करंट है I। द करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट बाय एरिया, I बाय A या फिर DI बाय DA, इट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। गुड, राइट। The current density which is in the direction of the central axis of the wire varies linearly with radial distance r from the axis upon the relation। अभी नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जब करंट फ्लो होगा तो हर एक पॉइंट से सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक्सिस के पास में करंट ज़्यादा है और तुम जब एक्सिस से दूर जाओगे तो करंट की वैल्यू कम हो रही है। करंट की वैल्यू कम होना मतलब करंट पर यूनिट एरिया कम होना, मतलब करंट डेंसिटी कम होना या बढ़ना। कम होना या बढ़ना वो डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्सिस से जैसे तुम दूर जा रहे हो तो करंट पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा है। और यहाँ पे हो रहा है क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जो आपके पास करंट डेंसिटी है ना, इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस आर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग आर। तो ऐसा है कि मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसका जो रेडियस है ये है आर। तो सेंटर से जैसे दूर जाओगे, एक्सिस से दूर जाओगे तो करंट इज चेंजिंग, करंट डेंसिटी इज चेंजिंग। गुड, यहाँ तक क्लियर? देन ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस आर। तो आपको आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, दैट इज द क्वेश्चन। अभी सॉल्व कैसे करते हो समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कितने लॉ सीखे हैं? दो लॉ। कौन से दो लॉ? बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ तुमको बताता है कि जब एक स्टेडी करंट एक लेंथ एलिमेंट से पास हो रहा है तो लेंथ एलिमेंट कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है एट अ गिवन पॉइंट। और आपको एम्पियर्स लॉ बताता है हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग एनक्लोज्ड करंट। बराबर। तो यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ तो नहीं यूज होगा, यू आर सपोज टू यूज एम्पियर्स लॉ। तो एक काम करेंगे, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मार्क दिस डाउन, दिस इज सेंटर। अब रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा सोल्यूशन उसका। ऑफ कोर्स तुमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन डिस्टेंस आर, ऐसा फाइंड करना है। अब इसका अप्रोच क्या होता है? इसका अप्रोच ऐसा होता है कि आपको पहले है ना इतने डिस्टेंस को छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड करना है। रिंग्स में उसमें से फिलहाल एक रिंग ले लो, यू कैन टेक अ रिंग हियर इटसेल्फ, तो यहाँ ले लो, कोई बात नहीं। रिंग, तो एक रिंग ले लो तुम यहाँ पे, ये तुमने एक रिंग ले लिया, टेक रिंग। अब रिंग है तो रिंग का थिकनेस भी होता है, उसको डी आर बोल देते हैं। व्हाट इज डी आर? बराबर। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि करंट डेंसिटी की बात हो रही है, व्हाट इज करंट डेंसिटी? J naught R by A। एंड ऑल्सो यू शुड नो करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। लेकिन अगर मैं करंट देख रहा हूँ स्मॉल रिंग में तो करंट भी स्मॉल है, एरिया भी स्मॉल है। डी आई बाई डी ए, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 you will have of course di by dA equals to J naught R by A। So what is the current in this small ring? It is di equals to J naught R by A dA। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, लेंथ एलिमेंट नहीं है, ये एक रिंग है। करेक्ट, दिस इज अ स्मॉल लूप यू कैन से। अब हमको पहले ये देखना है कि इसमें कितना करंट है। अप्रोच वही है, सेम अप्रोच है। पहले स्मॉल एलिमेंट में कितना करंट है वो देखो, फिर इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट कहाँ से करोगे? सेंटर से। क्यों सेंटर से? क्योंकि तुमको बोला है आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड है, आर डिस्टेंस पे। तो एम्पियर फ्लो क्या होता था तुमको? लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू जीरो आई एन क्लोज। तो उस डिस्टेंस के अंदर कितना करंट एनक्लोज है वो देखना पड़ेगा। अब उस डिस्टेंस के अंदर करंट कितना है वो कैसे देखते हो? तो तुमको करंट डेंसिटी दिया है। जब तुमको करंट डेंसिटी दिया तो तुमको समझ में आना चाहिए था, करंट डेंसिटी जब भी दिया हो तो तुमको पहले देखना पड़ता है कि व्हाट इज द करंट इन अ स्मॉल एलिमेंट। फिर वो मिल गया, फिर इंटीग्रेट करो। कहाँ से कहाँ तक?
जीरो टू नॉट रिक्वायर्ड, कहाँ ए बाई टू बोला है, एट सम डिस्टेंस आर बोला है ना, जीरो से आर, जीरो से आर, जीरो से ए बाई टू तुमने बोल दिया तो तुम सीधा सीधा यहाँ तक ही पहुँच गए, यहाँ तक ही पहुँच गए, मतलब बेसिकली तुमने तो पूरे रिंग को एनक्लोज कर लिया। वो तो तुमको पता ही है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और यहाँ पे आर हमेशा इनसाइड ही बोलेंगे, आउटसाइड बोलेंगे नहीं। आउटसाइड बोलने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा एम्पियर लूप ही बाहर है। अगर एम्पियर लूप बाहर है तो पूरा ही करंट एनक्लोज हो गया ना, उसको तो पता है ना तुमको, म्यू जीरो बाई फोर बाई टू आई बाई आर, वो तो पता ही है, तो वो तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसा आएगा। व्हाट इज डी ए, व्हाट इज दिस एरिया, टू पाई आर डी आर, 2 pi r is the inner circumference into thickness, तो d होता है 2 pi r dr, ये पता होना चाहिए। तो डायमेंशनली सोचो थोड़ा सा, 2 pi is a number, r is distance, dr is distance, तो distance into distance, distance square that is area। तो you have to think dimensionally, unless and until you do that, इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि तुमको डायमेंशनली सोचना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड आउट डी। तो डी आई इक्वल्स टू जे नॉट आर बाई ए 2 pi r dr, ये हो गया आपका एरिया उस छोटे से रिंग का, हो गया। गुड 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 गुड। तो ये क्या आ गया, डी आई इक्वल्स टू जे नॉट अपॉन ए 2 पाई आर क्यूब डी आर, ये हो गया करंट इन दिस पर्टिकुलर रिंग। हमको तो करंट चाहिए तो टोटल, तो टोटल करंट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर डी आई, करेक्ट। क्यों 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 कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम फाइंडिंग दिस आउट, बिकॉज ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू we are supposed to apply Ampere's law. So you know, we know that, what do you know is b bar dot dl bar equals to mu 0 I enclosed। तो मुझे I enclosed लगने वाला है, तो I enclosed मुझे लगने वाला है, तो वो आएगा इंटीग्रेट करके, मतलब उस रिंग के अंदर कितना टोटल करंट है, तो वो इंटीग्रेट करो डी आई पे। तो यू हैव 0 टू r, व्हाट इज डी आई, जे नॉट बाई ए 2 पाई आर क्यूब डी आर, बराबर। गुड गुड गुड। और कुछ रह गया क्या, नहीं इतना ही है। तो आर स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, आर स्क्वायर, गुड। तो ये आ जाएगा आपका जे नॉट आउटसाइड, ए आउटसाइड, 2 पाई आउटसाइड, बस डन। 0 टू आर आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेट करके आर क्यूब आ गया, तो आंसर में आर क्यूब होना चाहिए फिर, है क्या आर क्यूब आंसर में, यस। तो ये आर क्यूब बाई 3 आ गया, आर क्यूब बाई 3 आ गया ये, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब करके आ गया। दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज द टोटल करंट एनक्लोज्ड, टोटल करंट एनक्लोज्ड आ गया। इसको बबल करता हूँ इक्वेशन नंबर 2, देन इंटीग्रेशन डी बार डॉट डीएल बार, व्हाट इज दिस, BDL cos theta, what is theta, what is theta here, 0, क्यों 0, why 0, why 0, मैग्नेटिक फील्ड along the axis बोला है, वेरी गुड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस नहीं, करंट अलॉन्ग द एक्सिस बोला है, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे। जो करंट है ना, करंट ये ऐसा बाहर आ रहा है तो अंदर जा रहा है, दोनों में से एक है। बाहर आ रहा होगा तो लुक, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कर्ल, तुम इंटीग्रेट इसी पे करते हो ना, हाँ, तो फिर थीटा इज 0। अगर थीटा 0 है, फिर थीटा इज 0, यू विल गेट, if you have theta equals to 0, आपको मिल जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन b bar dot dl bar equals to b dl cos 0 is 1, right, b outside, what is integration dl, 2 pi r, 2 pi r, हाँ कि ना। अगर 2 pi r लिख दिया तो आंसर में r स्क्वायर होगा, फिर यस नो यस, आंसर नहीं दिया, चलो जो आर स्क्वायर है ना, क्यों, सॉरी आई एम लिटिल फास्ट, यू हैव टू कोप अप विद द स्पीड, रियली सॉरी फॉर दैट। इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आर क्यूब था, इधर आर उधर आर, एक आर कैंसिल होगा, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, फिर आर स्क्वायर आ जाएगा आंसर में।
अभी लूप, अरे ये डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल ऐड किया तो क्या बन गया, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिखा मैंने। देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3, from 1 2 and 3, 1 was integration b bar dot dl bar equals to mu 0 I enclosed. Very good. What is integration b bar dot dl bar? B into 2 pi r mu 0. What is I enclosed? कितना था, j naught by a 2 pi r cube by 3. क्या क्या कैंसिल हुआ, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई एक आर कैंसिल हो गया, तो बी आ गया, कितना आ गया, 3 म्यू नॉट जे नॉट अपॉन ए इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि वो आर क्यूब था उसमें से एक आर उड़ाया तो ये आर बचेगा आपका। और हाँ 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 आएगा, ये 3 आएगा, तो ऐसा एक्सपेक्टेड आंसर है, पर ऐसा है क्या, आर क्यूब दिया है, आर क्यूब नहीं होना चाहिए, दिस इज द आंसर दैट यू गेट। गुड, डन। तो क्वेश्चन नंबर 21 विल बी असाइनमेंट फॉर यू, इसी लाइंस पे आपको वर्क करना है उसको।